नमस्कार बच्चों, बीटेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पीछे के हमारी क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के जो सामान्य अध्ययन थे उनको पढ़ा था, जिसमें उसकी जो भी बातें थी, जिसमें भाषा थी, व्याकरण थी, लिपि थी, उनका ज्ञान जो है वो हमने प्राप्त किया था। पीछे जो हमने छोड़ा था, जो क्लास हमने छोड़ी थी उसी को आगे जारी रखते हुए जो हमने छोड़ा था उसी से आगे आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि हिंदी की जो बोलियां हैं किसके लिए, जो 12th क्लास है उसके लिए, ये मुख्य रूप से जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए मुख्य रूप से ये जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हमने पीछे की क्लास में हमने देखा था कि हिंदी की जो बोलियां हैं उन बोलियों का हमने अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि इसी में फिर से वहीं से शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो बोलियां, प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, उन बोलियों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्वी हिंदी। हमने देखा था कि पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है और कौन कौन सी भाषा में वहाँ पर प्रचलित है, चलती है। तो देखते हैं कि उसमें अवधी थी, बघेली थी और छत्तीसगढ़ी। हमने इनका अध्ययन किया था पहले। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हमने देखा था कि पश्चिमी हिंदी जो है ये पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी। अब देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी में जो पश्चिमी है उस पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो इसमें है एक तो खड़ी बोली है, एक ब्रज है, बांगरू है। जैसे खड़ी बोली, ब्रज है, बांगरू है। ठीक है। ब्रज है, खड़ी बोली है, बांगरू है। बांगरू जिसे किस नाम से? हरियाणवी। ठीक है। कौन सी हो गई? जो पश्चिमी हिंदी है उसमें खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आ गई बुंदेली। ठीक है। और उसके पश्चात आ गई कनौजी। ठीक है। कौन कौन सी आ गई? जो पश्चिमी हिंदी है उसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं और बुंदेली और कनौजी। ये जो है ये पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। ठीक है। कनौजी। अब देखते हैं तीसरी, जिसमें कौन सी? बिहारी है। बिहारी। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी बोलियां आती है। एक तो आती है मगही, एक मैथिली और एक भोजपुरी। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये 3 बोलियां जो हैं वो आती है। कौन सी? एक तो मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी तथा भोजपुरी। मगही है, मैथिली है तथा भोजपुरी है। उसके बाद हम देखते हैं जो राजस्थानी है। राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? राजस्थानी के अंदर
जो राजस्थानी है उस राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है खड़ी बोली, राजस्थानी में सबसे पहले खड़ी बोली है। उसके पश्चात मारवाड़ी, मेवाड़ी, उसके पश्चात मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र में, और हाड़ौती बोली जो है तथा हाड़ौती, हाड़ौती बोली जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी हो गई? खड़ी बोली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। साथ में ही अगर इसको साथ में शामिल करें तो इसमें खिचड़ी भाषा, पंचमेली भाषा, ये भी खड़ी बोली के अंदर ही आती है। इसके पश्चात कुछ विद्वान जो हैं, विद्वानों में इन भाषाओं को लेकर काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो है वो राजस्थानी बोली जो है, राजस्थान में कुछ भाषा जो है उन भाषाओं को सम्मिलित करते हैं, कुछ इसे अलग मानते हैं। तो विद्वानों में मतभेद होने की वजह से कुछ विद्वान जो है वो मालवी हैं, मालवी और ढूंढाड़ी, बागड़ी, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी जो है, ढूंढाड़ी जो है, इसको भी किसके अंतर्गत? राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत लेते हैं, अर्थात मानते हैं। राजस्थानी भाषा जो है उस भाषा के अंतर्गत इसे मानते हैं। क्यों? भाषाओं को लेकर काफ़ी मतभेद होने की वजह से कुछ विद्वान जो हैं वो मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी भाषा जो है इसको भी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार लगभग जो है वो पूछा जाता है। क्या? कि ये जो भाषा शब्द है, पूछा भी जाता, बहुत बार पूछा जाता है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? ये क्वेश्चन है कि भाषा शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है या कैसे हुई है? तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किससे? भाष धातु से, भाष धातु से हुई है। बहुत बार पूछा गया है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से। जो भाषा शब्द है उसकी व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति जो है, बना जो कैसे है? तो भाष धातु जो है, संस्कृत की जो भाष धातु है, उस भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति हुई है। उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि संविधान के अनुसार, संविधान जो है उस संविधान के अनुसार भाषा जो है उस भाषा को कब मान्यता मिली थी? ठीक है, संविधान जो है, संविधान सभा में ये जो भाषा है इस भाषा को कब मान्यता मिली थी? मतलब सीधी सी बात है कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में,
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इसे राजभाषा अर्थात हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को संविधान सभा में, जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में हिंदी को कब मान्यता दी गई थी? 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। क्या है कि हिंदी को संविधान सभा जो है, हिंदी को संविधान सभा में कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था, दिया गया था। ठीक है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन के अंदर आ सकता है 14 सितंबर 1949 करना है। ठीक है। पूछा भी जा सकता है कि प्रश्न में कि हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। तो कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें कि 14 सितंबर 1949 को किस दिवस के रूप में? को हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि बोलियां जो हैं, बोलियों के किसके अनुसार, किसके आधार पर? हिंदी भाषा जो है उस हिंदी भाषा के आधार पर जो बोलियां हैं उन बोलियों को मान्यता दी गई है। जब और उन बोलियों को मान्यता किस आधार पर? हिंदी भाषा के आधार पर। और हिंदी भाषा को कब मान्यता दी गई, कब उन्हें राजभाषा घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। उसके पश्चात जिस दिन इसे राजभाषा घोषित किया गया था उस दिन पूरे भारत में इसे 14 सितंबर 1949 को अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी क्या चीज? जो लिपियां हैं कि भाई भाषा जो है उन भाषा की लिपि कौन कौन सी है। प्रत्येक भाषा की लिपियां अलग अलग होती है। जैसे नेपाली है, हमारी हिंदी है, हमारी संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी इनकी भाषा देवनागरी लिपि जो है देवनागरी है। अंग्रेजी जो है उसकी रोमन है। पंजाबी जो है उसकी गुरुमुखी है। और उर्दू जो है उसकी पारसी या फारसी है। यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो हम देखते हैं लिपि के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था और एक बार पुनः उस लिपि को ध्यान से देखते हैं कि भाषा ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, भाषा ध्वनि जो अर्थात हमारे द्वारा जो बोली जाती है, हमारे द्वारा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को किसके रूप में? चिन्हों के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं, लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। किसे? भाषा चिन्हों को, भाषा चिन्ह जो है उस भाषा चिन्हों को किसके माध्यम से? लेखन के माध्यम से। भाषा चिन्हों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिपि।
लिपि कहलाता है। भाषा चिन्ह जो है उन भाषा चिन्हों को किसके माध्यम से, लेखन के माध्यम से अर्थात लिखने के माध्यम से जब हम लिखते हैं तो वो लिपि कहलाता है। अब ये है कि जो हमारे प्रमुख भाषा हैं उन भाषाओं की लिपि कौन कौन सी है, उन भाषाओं की जो लिपि है कौन कौन सी है देखते हैं हम। जैसे कि पहली जैसे संस्कृत है, कुछ भाषाएं हैं उन भाषाओं की जो लिपियां हैं कौन कौन सी हैं। संस्कृत है, हमारे हिंदी है, ठीक है, मराठी है, कोंकणी है, जिसे कौन सी मुख्य रूप से ये गोवा में बोली जाती है, ठीक है। संस्कृत हो गई, हिंदी, मराठी, कोंकणी, ठीक, और नेपाली। इन भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। संस्कृत है, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। उसके बाद अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि रोमन, और पंजाबी उसकी लिपि गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, और उर्दू इसकी है एक तो जिसे पारसी और फारसी भी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, ये जो है ये लगभग जो प्रश्न है लगभग बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, पंजाबी की कौन सी है, और इनमें कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए नेपाली के बारे में पूछा जा सकता है कि नेपाली भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है, तो कौन सी करनी है, देवनागरी, ठीक है। ये उतार लो। हाँ, हमने पहले जो है बोलियां पढ़ी थी, हिंदी की जो बोलियां हैं वो पढ़ी थी, और अब हम एक नया टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग जो है पूछा जाता है। कार्यालय पत्र लगभग जो है पूछा जाएगा। एक सामान्य पत्र होता है और एक कार्यालय पत्र होता है। अथवा में आएंगे कार्यालय पत्र या सामान्य पत्र, दोनों आएंगे, अथवा में आएंगे। अब जो है कार्यालय पत्र है, उस कार्यालय पत्र का जो प्रारूप है, किस आधार पर हम लिखते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले उसका प्रारूप जो है जो हम देखते हैं, अर्थात कार्यालय पत्र आप कहते किसे हैं, एक कार्यालय से, एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को जो भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो कार्यालय पत्र है। एक कार्यालय से या एक संस्था से दूसरे संस्था को, एक संस्था से दूसरे संस्था को उनके द्वारा किए गए कार्य या अधूरे रह गए कार्य को वर्णन करना, अधूरे रह गए कार्य के बारे में बताना कार्यालय पत्र कहलाता है। अब सीधी सी बात है कि कार्यालय पत्र का प्रारूप क्या होता है, किस आधार पर हम कार्यालय पत्र लिखते हैं। तो कार्यालय पत्र का प्रारूप देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि कार्यालय पत्र में एक बात का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम चाहे कार्यालय पत्र लिखो, प्रार्थना पत्र लिखो या सामान्य पत्र लिखो, कोई भी पत्र जब हम लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा एक पेज पर। बहुत से बच्चे जो हैं वो ये गलती करते हैं कि जैसे कि एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने लिखा, वो जैसे आधे पेज पर खत्म हो गया, तो कई क्या करते हैं कि आधा पेज जो बचा होता है उस पर ही पत्र जो है, प्रार्थना पत्र जो है वो शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इस बात का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कार्यालय पत्र लिखेंगे तो पूरा का पूरा एक पृष्ठ पर आना जरूरी है, अनिवार्य है। कुछ नियम होते हैं उनके। एक कार्यालय पत्र जब हम लिखेंगे, चाहे प्रार्थना पत्र लिखें चाहे कार्यालय लिखो, कार्यालय पत्र लिखो, तो एक पेज पर उसे आना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले दाईं साइड में, कार्यालय पत्र के दाईं साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिनांक। सबसे पहले
इस साइड में दिनांक लिखेंगे, उसके पश्चात इसके नीचे, ठीक है, कार्यालय पत्र प्रारूप, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, जैसे आगे दिनांक इस साइड, तो इस साइड में हम क्या लिखना शुरू करेंगे, क्रमांक या पत्रांक, कोई भी, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई भी एक, या तो क्रमांक लिख देंगे या पत्रांक लिख देंगे, या तो क्रमांक या पत्रांक। ऐसा नहीं है कि दोनों लिख दें, दोनों नहीं लिखना है, या तो क्रमांक होगा या पत्रांक होगा, ठीक है। अब है कि ये बात है कि भाई सबसे क्रमांक में हम सबसे पहले लिखते क्या है, क्या चीज लिखी जाती है, तो क्रमांक में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि जहां से पत्र हमें भेज रहे हैं, कहां से, जहां से पत्र भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है, उस संस्था का हमें, संस्था का नाम, ठीक है। जहां से पत्र भेजा जा रहा है उस संस्था का हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रमांक में नाम लिखना है। उसके पश्चात जो संस्था जिस गांव में, शहर में या कस्बे में स्थित है उसका नाम हमें लिखना है, ठीक है। नंबर 2 पर क्या लिखना है कि जो संस्था जहां, जिस गांव में, जिस शहर में और जिस कस्बे में स्थापित है उस गांव, शहर या कस्बे का नाम लिखना है। पहले तो हो गया जहां से पत्र भेजा जा रहा है उस संस्था का हमें नाम लिखना है, उसके बाद जिस गांव में वो संस्था स्थापित है उस गांव, शहर, कस्बे का नाम हमें लिखना है। उसके पश्चात जो भी संस्था होती है, चाहे सरकारी मान लो चाहे गैर सरकारी मान लो, उस प्रत्येक संस्था के पास एक रजिस्टर होता है जिसे कौन से नाम से, डिस्पैच, डिस्पैच रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। कोई भी संस्था है, कोई भी है, ठीक है, उसे डिस्पैच रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या अंकित होता है कि जो भी हम पत्र भेजते हैं, जो भी हम पत्र भेजते हैं वह पत्र किस नंबर पर हमने भेजा है, किस विषय से संबंधित हमने भेजा है और किस संस्था को हमने भेजा है, वो सारी की सारी बातें जो है उसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। किस नंबर पर, किस संस्था को और किस विषय से संबंधित हमने भेजा है, वो सारी की सारी बातें उस रजिस्टर में अंकित होती है। तो यहां क्या करना होता है, जो भी रजिस्टर है उस रजिस्टर के अनुक्रमांक जो है, जो हमें लिखने होते हैं। अनुक्रमांक अनिश्चित होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर अनंत होते हैं, चाहे 1 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, कितने भी लिख सकते हैं। अनुक्रमांक अनिश्चित है, ठीक है ना, कुछ भी लिखा जा सकता है। और अंत में सत्र होता है। अब इसमें 2 चीज आती है, एक तो होता है सन और एक होता है सत्र। बहुत से बच्चे क्या है कि सत्र की बजाय सन लिख देते हैं। सन का अर्थ क्या होता है, जैसे वर्तमान में 2021, और सत्र का मतलब होता है 2 सालों के बीच का समय, अर्थात 2 सालों को मिलाकर। तो इसमें क्या लिखोगे, 2020-21, तो ये होता है सत्र। हमें सत्र लिखनी है, सन नहीं लिखनी है। तो इसमें क्या हो गया, पत्र जहां से भेजा गया है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, अनुक्रमांक अनिश्चित होता है और सत्र लिखनी है। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी क्रमांक, पत्रांक लिखा जाता है वो हमेशा एक लाइन में होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि यहां से लिखते लिखते दूसरी लाइन में आप चले जाओ, तो दूसरी लाइन में अगर लिखोगे तो वो चीज क्या होगी, गलत मानी जाती है। तो क्रमांक या पत्रांक जो भी आप लिखोगे वो एक लाइन में होना अनिवार्य है।
अगर किसी संस्था का नाम बड़ा हो तो उसे छोटे रूप में भी लिख सकते हो। जैसे कि जो भी सरकारी संस्थान होते हैं लगभग उनका नाम जो है बड़ा आता है। जैसे कि सीनियर स्कूल अगर कोई है तो उसका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यह नाम होता है, तो आप उसको इतना बड़ा नहीं लिखकर रा उ मा वी इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि पहले ये हो गया रा उ मा वी, और आगे जहां पर भी यह संस्था स्थापित है उस संस्था का नाम लिख दोगे। उसके पश्चात क्या करना है, क्रमांक के नीचे हमें लिखना है प्रेषक। क्रमांक जो है उस क्रमांक के नीचे प्रेषक लिखना है। प्रेषक जिसके द्वारा पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पत्र को भेजने वाला, पत्र को भेजने वाला, ठीक है। इसके नीचे प्रेषित, पत्र प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, ठीक है। प्रेषक पत्र को भेजने वाला, प्रेषित पत्र प्राप्त करने वाला। अब यह है कि इसको यह प्रेषित जो है प्रेषक के नीचे भी लिखा जा सकता है और प्रेषित प्रेषक के आगे भी लिखा जा सकता है, चाहे इससे नीचे या प्रेषक के आगे कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेषक हो गया, प्रेषित हो गया। उसके बाद आता है विषय। विषय में जो भी प्रश्न हमें दिया जाता है, जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा उस प्रश्न के अनुसार हमें विषय लिखना होता है। तो क्या होगा, विषय क्या कर देंगे हम, विषय लिख देंगे प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। जो भी प्रश्न हमें दिया जाएगा उस प्रश्न के अनुसार हमें विषय लिखना होता है कि भाई किस विषय में हमें ये कार्यालय पत्र तैयार करना है। उसके बाद एक तो आता है महोदय, एक हम लिखते हैं महोदया, एक लिखते हैं मान्यवर और एक लिखते हैं मान्यवरी, ठीक है। ये चार संबोधन जो है किसी के लिए हम लिखते हैं। किसके लिए, कि अगर किसी पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए हम लिखते हैं तो महोदय और मान्यवर शब्द का प्रयोग करते हैं, और किसी स्त्री के लिए जब हमें लिखा जाता है तो महोदय और मान्यवरिया। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। प्रश्न को पढ़ोगे, प्रश्न के पढ़ने के बाद अगर पुरुष लिखा हुआ है तो महोदय मान्यवर में से एक, और अगर स्त्री को संबोधित किया गया है, संबोधन दिया गया है तो महोदया और मान्यवरिया में से एक। एक क्यों बोल रहा हूं कि ये नहीं है कि चारों के चारों आप लिख दो या महोदय और मान्यवर लिख दो, महोदय या मान्यवरिया लिख दो। संबोधन किया जाता है तो एक के लिए या तो पुरुष है तो महोदय या मान्यवर में से कोई भी एक लिख दो, और महिला को करते हैं तो महोदय और मान्यवरिया में से कोई भी एक लिखा जाता है। उसके पश्चात क्या करना होता है कि जो भी विषय है उस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें क्या लिखना होगा, ये चीजें उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, इस चीज का ध्यान रखोगे कि है के बाद हमेशा की जो मात्रा है वो छोटी लिखनी है। बहुत से बच्चे हैं जो है के बाद की मात्रा जो है बड़ी लगाते हैं, ठीक है। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन, ये चीज लिखना अनिवार्य है। उपरोक्त विषयांतर्गत, उपरोक्त क्यों है, उपरोक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखे गए विषयांतर्गत, विषय प्लस अंतर्गत, अंतर्गत अर्थात अनुसार, विषय के अनुसार। ऊपर जो हमारा विषय लिखा गया है उस विषय के अनुसार हम आपसे निवेदन करते हैं। तो उसके पश्चात
यहाँ हम जो भी लिखेंगे वो किसके अनुसार लिखना होगा, वो वही बात है प्रश्नानुसार। जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के अनुसार हमें लिखना है, ठीक है, जो भी दिया गया है उस प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे। इसके बाद अंत में भौतिय। अब की भौतिय से पहले और भौतिय के पश्चात हमें क्या लिखना है? भौतिय से पहले हमें लिखना है पदनाम। पदनाम का हमें अर्थात है कि जो भी संस्था के द्वारा पत्र लिखा गया है उस संस्था का मुखिया कौन है, ठीक है, उसका पदनाम हमें लिखना है। और इसके नीचे हमें लगाना है संस्था का नाम, ठीक है, जो भी संस्था है उस संस्था का नाम हमें लिखना है। तो ये है इसका प्रारूप, ठीक है। अब ये प्रारूप आप उतार लो, इसके अनुसार हमें कार्यालय पत्र तैयार करना है।